बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्राथमिक स्रोत के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्राथमिक स्रोत के गुण और दोष का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम प्राथमिक स्रोतों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला बिंदु है अध्ययन में लचीलेपन का गुण। इस प्रकार के स्रोत द्वारा तथ्य संकलन हेतु प्रयुक्त अध्ययन में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। अध्ययनकर्ता परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन प्रविधि में परिवर्तन कर सकता है, प्रश्नावली में प्रश्नों को बदल सकता है। यदि अध्ययनकर्ता ये महसूस करे कि विषय के किसी विशेष पक्ष से संबंधित तथ्य उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो वह अध्ययन प्रविधियों में संशोधन कर सकता है ताकि आवश्यक सूचनाएं हमें प्राप्त हो सकें। दूसरा बिंदु है व्यापक क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त। जैसा कि हेडिंग से ही क्लियर है कि ये प्राथमिक स्रोत व्यापक क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त होते हैं। यहाँ विस्तृत क्षेत्र में फैले सूचनादाताओं का अध्ययन कर तथ्य एकत्रित करना संभव है। प्रश्नावली विधि की सहायता से ये कार्य हम सुगमता से कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा ऐसे उत्तर भी प्राप्त हो जाते हैं जो आमने सामने की स्थिति में संभव नहीं हो पाते। तीसरा बिंदु है तथ्य अधिक यथार्थ और विश्वसनीय होते हैं। अनुसंधानकर्ता की स्वयं की उपस्थिति के कारण सूचनादाताओं पर सामान्यतः नियंत्रण रहता है और वे गलत सूचनाएं नहीं दे पाते। यहाँ प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन की संभावना भी रहती है। अध्ययनकर्ता क्योंकि क्षेत्र में मौजूद होता है, अतः वह जो भी देखता है, सुनता है, वही नोट करता है। इससे सामग्री के विकृत होने की संभावना नहीं होती है। चौथा बिंदु है आंतरिक व गुप्त सूचनाओं का संकलन संभव। यहाँ पे जो अध्ययन करता है वो अवलोकन विधि और विशेषतः सहभागी अवलोकन की सहायता से उस समूह या समुदाय का अभिन्न अंग बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना है। ऐसी स्थिति में वह अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित कर पाता है। द्वितीयक स्रोतों से इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। अगला बिंदु है प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंचना संभव होता है। तो प्राथमिक स्रोत से संकलित सामग्री की सहायता से प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंचना संभव हो पाता है, क्योंकि प्राप्त सामग्री या तथ्य अनुसंधानकर्ता के स्वयं के अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित रहने के कारण अधिक निर्भर योग्य एवं विश्वसनीय होती है। अतः उनके आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के प्रामाणिक होने की काफ़ी संभावना रहती है। छठा बिंदु है समय व धन की काफ़ी बचत होती है। बच्चों, इसका कारण क्या है कि जब अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में उपस्थित होता है तो वह साक्षात्कार विधि के साथ साथ अवलोकन विधि का भी सहारा लेता है और एक साथ कई प्रकार के तथ्य एकत्रित कर सकता है। इस स्रोत द्वारा तथ्य संकलन का कार्य तुलनात्मक दृष्टि से सरल हो जाता है। बच्चों, ये तो थे प्राथमिक स्रोतों के गुण। अगला टॉपिक है प्राथमिक स्रोतों के दोष। सबसे पहला बिंदु है पक्षपात व मिथ्या झुकाव की काफ़ी संभावना रहती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि इस प्रकार के अध्ययन में शोधकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। यदि वह अपने स्वयं के विचारों एवं पूर्वाग्रहों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ हो जाता है तो वह तथ्य संकलन की किसी भी विधि का यथार्थता के साथ उपयोग नहीं कर पाता और ऐसी स्थिति में अध्ययन पक्षपातपूर्ण हो जाता है। दूसरा बिंदु है कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता में कमी आ जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन में कठिनाई आती है तो शोधकर्ता कई बार सुविधानुसार तथ्य संकलित कर लेता है,
कई तथ्यों को तोड़कर मरोड़कर ग्रहण कर लेता है। उसका परिणाम क्या होता है कि उससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता में कमी आ जाती है। तीसरा बिंदु है तथ्यों की स्वाभाविकता के नष्ट हो जाने का खतरा रहता है। इसमें हम ये देखेंगे कि जब प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन के कार्य में अध्ययनकर्ता स्वयं लगा होता है तो वह सूचनादाताओं को समय समय पर सूचनाएं प्रदान करने की दृष्टि से कई सुझाव भी दे देता है। ये जो सुझाव हैं अध्ययनकर्ता के कार्य को तो सरल बना देते हैं, परंतु इससे तथ्यों की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। चौथा बिंदु है कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन या ऐतिहासिक विधि द्वारा अध्ययन संभव नहीं है। ये जो प्राथमिक स्रोत है इसके द्वारा वर्तमान से संबंधित तथ्यों का संकलन ही संभव हो पाता है, क्योंकि इसमें जीवित लोगों से ही सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इस स्रोत की सहायता से अतीत की घटनाओं का अध्ययन या ऐतिहासिक विधि द्वारा अध्ययन संभव नहीं है। पांचवा बिंदु है अध्ययनकर्ताओं में प्रशिक्षण का अभाव। प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन के लिए आवश्यक होता है कि अनुसंधानकर्ता अपने कार्य में पूर्णतः कुशल हो, प्रशिक्षित हो। अक्सर ये देखा जाता है कि जो अध्ययन करता है वह प्रशिक्षण का अभाव लिए हुए होता है, परिणाम स्वरूप शोध कार्य की सफलता संदिग्ध हो जाती है। छठा बिंदु है अधिक मानव शक्ति एवं समय की आवश्यकता। प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन में सापेक्ष दृष्टि से अधिक मानव शक्ति और समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने वाले अध्ययनों में प्राथमिक स्रोत द्वारा सामग्री संकलित करना साधनों की सीमितता के कारण और भी कठिन हो जाता है। यहाँ पे प्राथमिक स्रोत वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा द्वितीयक स्रोत, यानी कि सबसे पहले हम यह जानेंगे कि द्वितीयक स्रोत हम किसे कह रहे हैं। द्वितीयक तथ्यों या सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहते हैं। जैसे जॉन मेज ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि द्वितीयक स्रोतों का निर्माण कही सुनी बातों एवं प्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। इसी तरह श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है कि इन तथ्यों का उपयोग करने वाले एवं इन्हें एक बार एकत्रित करने वाले लोग पृथक पृथक होते हैं। अगली परिभाषा है प्रोफेसर पीएच मान की। वो ये लिखते हैं कि द्वितीयक स्तर पर प्राप्त किए गए तथ्य होते हैं, यानी कि ये प्रथम बार एकत्रित किए हुए तथ्य नहीं होते, बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा एकत्रित मूल तथ्यों के आधार पर रचित तथ्य होते हैं। अतः इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीयक सामग्री तथ्य संकलन की ऐसी सामग्री है जिसका प्रथम बार संकलन करने वाले लोग जब शोधकर्ता के कार्य के लिए इसका उपयोग करने वाले लोगों से भिन्न होते हैं। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों को हम प्रमुखतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत प्रलेख और दूसरा है सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख से अंतर्गत हम ये संपूर्ण लिखित सामग्री आ जाती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देख समझकर प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, आदर्शों आदि का समावेश भी होता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में उपलब्ध लिखित सामग्री प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही रूप में हो सकती है। व्यक्तिगत प्रलेख का अर्थ स्पष्ट करते हुए जॉन मेज ने लिखा है, अपने संकुचित अर्थ में व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति के द्वारा
उसकी स्वयं की क्रियाओं, अनुभवों एवं विश्वासों के बारे में स्वयं द्वारा लिखा गया एक विवरण है। दूसरी परिभाषा है जहोदा एवं उनके सहयोगियों के द्वारा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत उन सभी प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्यतः सूचनादाताओं के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर स्वयं उन्हीं के द्वारा लिखे होते हैं एवं जिनमें उनके स्वयं के अनुभव शामिल होते हैं। व्यक्तिगत प्रलेखों में उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं जैसे पत्र है, डायरी है, जीवन इतिहास है और संस्मरण। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।